दोस्तों नमस्कार। आज वर्ष 2019 की 12 सितंबर की तारीख है और मैं आपसे मुखातिब हूँ एक लीक से हटकर शख्सियत के बारे में कुछ जानकारी साझा करने के लिए। वो दिन गए जब अदब की और अदीबों की बातें होती थी, साहित्य की बातें होती थी या उनको बहुत बड़ा एक सेलिब्रिटी माना जाता था। अब तो यह है कि सेलिब्रिटी के नाम पर हमें जो कुछ परोसा जाता है उसमें या तो सियासतदान है या चंद बड़े नाम, इनके अलावा बाकी अदब और अदीबों को अब सेलिब्रिटी के रूप में याद करने की जो परंपरा है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। लेकिन मैं इसलिए इनको दोहराना चाहता हूँ कि ये हमारी अपनी पीढ़ी के लिए और मेरी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है कुछ एक नामों को जानना जो विलक्षण थे अपने आप में गज़ब की शख्सियतें थी। मैं आज मेरी मुराद है श्रीमती महादेवी वर्मा से। महादेवी वर्मा एकमात्र ऐसी भारतीय साहित्यकार थी जिन्हें पद्मश्री भी मिला, पद्म भूषण भी मिला और पद्म विभूषण भी मिला। एकमात्र ऐसी साहित्यकार। जन्म 1907 में हुआ था और आज ही के दिन 1987 में उनका निधन हुआ था, महाप्रयाण हुआ था। इस शख्सियत के बारे में कुछ दिलचस्प बातें आपसे बांटने का मन कर रहा है। इन्हें वैसे हमारे समीक्षक, आलोचना जगत के लोग, क्रिटिक्स जो हैं वो ये कहते थे कि ये आधुनिक युग की मीरा है, हिंदी साहित्य की मीरा है। हिंदी साहित्य की मीरा तो मीरा थी ही, लेकिन इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता था। इनकी लिखी हुई कविताएं पाठ्यक्रमों में लगती थी, लोग गाते भी थे, लोग उनको पढ़ते भी थे। इनकी पुस्तकें असंख्य छपी, असंख्य संस्करणों में छपी और ये एक आदर्श मूर्ति की तरह से हमारे सामने आती हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत निजी दिलचस्प बातों की ओर आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, इनके और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में, आपसी संबंधों के बारे में। ये लोग दिग्गज थे अपने समय के। ये अपने समय की ऐसी कद्दावर शख्सियतें थी कि इनको भुला पाना नामुमकिन है और उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें जो मानवीय, जो एक सुलभ किस्म की एक तबीयत होती है, आसान किस्म की और एक मानवीय दुर्बलताओं और मानवीय सबलताओं से भरी हुई तबीयत, वो इन लोगों ने पाई थी। ये उस तरबियत और उस तबीयत की शख्सियतें थी। महादेवी वर्मा इलाहाबाद में रहती थी। जन्म फारुखाबाद में हुआ था लेकिन बाद में सारा परिवार वहाँ पर आकर बस गया था। कॉलेज डेज में, कॉलेज के दिनों में रूममेट थी ये दोनों कवयित्रियाँ। उस काल की आपको एक और कवयित्री का नाम याद होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, कि वो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उसकी एक कविता जो है पूरे भारत में उन दिनों बहुत लोकप्रिय थी। और महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान एक ही कमरे में, एक ही हॉस्टल के, एक ही छात्रावास में रूममेट थी और उन दिनों में ये खूब कविताएं लिखती थी। और दोस्तों एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि महादेवी वर्मा की जो शादी है वो शायद 9 वर्ष की उम्र में हो गई थी, लेकिन जब जवान हुई, जब इस लायक हुई कि वो पति के घर जाने के लायक हो, तो उस वक्त इनका मन इन चीज़ों से उठ चुका था और इन्होंने भी ये निर्णय ले लिया था कि मैं अब पति के घर नहीं जाऊंगी, मैं अपनी ज़िंदगी साहित्य के प्रति समर्पित रखूंगी। और साहित्य के प्रति सारी ज़िंदगी समर्पित रही। खूब लिखा और इतना लिखा कि इनके गीत जो हैं अपने समय के लोकप्रिय, जनप्रिय गीत बन गए और लीजेंड के रूप में इनको याद किया जाने लगा। लीजेंडरी इनकी होने का मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे हरियाणा में एक बार कुछ वर्ष पूर्व एक राज्यपाल आए थे, जगन्नाथ पहाड़िया जी, आपने नाम सुना होगा। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो इत्तेफाकन यहाँ नीरज जी आए, गोपाल दास नीरज। तो हमने पूछा कि पहाड़िया जी आप नीरज से मिलना चाहेंगे? तो उनका कहना था भाई नीरज जी को ज़रूर ले आओ, जो भी साहित्यकार है मेरे पास ले आया करो। हम ले गए। हमने कहा जी आपको साहित्य से इतना अनुराग क्यों? कहता भी साहित्य ने मेरी सियासत का बेड़ा गर्क किया है, इसलिए मैं साहित्यकारों से बहुत डरता हूँ। तो उन्होंने बड़े हंसते हुए मजाक में बात सुनाई कि जब मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री था तो वहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में महादेवी वर्मा जी आई और मुझे मेरे स्टाफ ने आकर कहा कि वो महादेवी जी आई हैं और आपको उनसे मिलने जाना चाहिए। तो मैंने पूछा कौन महादेवी? मुझे बड़ी अटपटा लगा कि ऐसे लोग आके कह रहे हैं महादेवी वर्मा जैसे को मेरी कांग्रेस की नेता हो, कौन महादेवी? अगले दिन महादेवी वर्मा का लेक्चर तो छपा ही, मेरी भी रेफरेंस छप गई, लेकिन सबसे बड़ी जो खबर थी वो ये थी कि जगन्नाथ पहाड़िया पूछते हैं कौन महादेवी।
वो एक बैनर बन गया, बैनर की एक स्टोरी बन गई, फ्रंट पेज फीचर स्टोरी के रूप में उसका प्रयोग किया गया। राजस्थान पत्रिका और दूसरे अखबारों ने प्रयोग किया और पहाड़िया जी ने स्वयं बताया कि वो खबर पढ़ते ही दिल्ली से मुझे फ़ोन आ गया, इंदिरा जी ने बुला भेजा, उनको फ़ौरन यहाँ भेजिए। और इंदिरा जी ने बुलाया और मुझे कहा कि आप फ़ौरन त्यागपत्र दीजिए। तो मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहते हैं पहाड़िया जी बताते हैं कि मैं हाथ जोड़ खड़ा हुआ कि महाराज क्या गलती हो गई, मुझे बताइए तो सही बहन जी। उन्होंने कहा आपसे इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता, कोई शख्स ये पूछे कि महादेवी कौन है। हम लोग उनको इतना बड़ा मानते हैं, हम लोग राजनीति में होते हुए महादेवी वर्मा के प्रति कृतज्ञ रहते हैं, हमारा पूरा परिवार कृतज्ञ रहता है। इलाहाबाद को जो उन्होंने दिया है, जो गरिमा दी है, वो गरिमा अनूठी है। आपने ये कह दिया कौन महादेवी, और इस बात पे जगन्नाथ पहाड़िया जी कहते हैं मुझसे त्यागपत्र ले लिया गया, मुझे पद से हटा दिया गया। उसके बाद साहित्यकारों को नमन करता हूँ मैं। मित्रों, इस रेफरेंस का, इस कहानी का उद्देश्य ये था, ये बताने का कि एक युग में एक युग था ऐसा कि जब साहित्यकारों को इतना सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। एक ही साहित्यकार जिन्हें पद्मश्री भी मिला, पद्म भूषण भी मिला, पद्म विभूषण भी मिला, शायद वो हमारे भारतीय साहित्य का एकमात्र हस्ताक्षर थी। अब रही बात उनके निराला जी के साथ संबंधों की, बड़ी दिलचस्प बात है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आप जानते हैं कि अपने समय के दिग्गज महाकवि, कद्दावर महाकवि, और ये माना जाता है कि भारतीय इतिहास में अगर कोई विद्रोही तेवर वाला कोई कवि हुआ है तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। निराला जी की हालत ये थी कि निराला जी एक बार महादेवी से किसी स्थान पर किसी कवि सम्मेलन में मिल गए। तो वो राखी का दिन था, तो महादेवी ने पूछा क्यों आपकी कोई बहन नहीं है, सारी सूनी कलाई पड़ी है। कहने लगे अब मेरे जैसे भूखड़ कवि की बहन कोई कवि कैसी हो सकती है, कोई भी। तो भूखड़ के पास जब देने को कुछ नहीं तो बहन कोई राखी क्यों बांधेगी। तो महादेवी ने फौरन अपनी पर्स में से एक मौली का टुकड़ा निकाला धागे का और वो बांध दिया कि आज से राखी मैं बांधा करूँगी तुम्हें। कहते मैं तो आज भी भूखड़ हूँ, मेरे से क्या अपेक्षा करोगी। खैर मैंने कहा मैंने क्या अपेक्षा के लिए, महादेवी वर्मा बताती हैं कि मैंने उनसे कहा कि निराला जी मैंने अपेक्षा के लिए राखी नहीं बांधी, तो लगा कि आप जैसा भाई जिसको मिल जाए उसे और क्या चाहिए, सबसे बड़ी संपत्ति मेरे लिए यही है। कहने लगा नहीं तुम्हारा कर्ज रहा चुका दूंगा। कुछ दिनों के बाद कहते हैं कि महादेव सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को एक कवि सम्मेलन से 300 रुपए की राशि मिली और बड़े खुश होके नए वस्त्र पहन के बन ठन के एक टांगे पर आए। सुनती हो? तो महादेवी वर्मा बताती हैं स्वयं अपने संस्मरणों की, मुझे आवाज़ लगाई गई महादेवी सुनती हो, बाहर आओ। तो मैं अपने आवाज़ से फौरन बाहर आई कि आज निराला आओ भाई अंदर आ जाओ। अंदर क्यों नहीं आते? अरे ये पकड़ो मैं जा रहा हूँ अभी, मुझे और भी बड़े काम है, मैं तेरे लिए सिर्फ इतना, मैं बेकार आदमी नहीं हूँ कि मैं तेरे लिए यहाँ आके बैठा रहूँ तेरे पास आके। ये 300 रुपये पकड़ो और इन 300 रुपये में से मेरा बजट महीने भर का बना देना तुम, ये तुम्हारे जिम्मे सौंप रहा हूँ। और इसमें से 299 रुपये गिनना, 300 नहीं गिनना। 1 रुपया का क्यों मैं शॉर्ट गिनूंगी? महादेवी ने पूछा। कहने लगे 1 रुपया तुम्हारा उधार देना भाई राखी का, वो भी चुका दिया और बाकी 299 रुपये का तुम कोई ना कोई मेरा हिसाब किताब, मेरा बजट बना देना ताकि एक महीना में मुझे रोटी की चिंता ना रहे। दे गए श्रीमान जी। और कहती मुझे मालूम था ये फक्कड़ आदमी है। अगले दिन आ गए, भाई महादेवी वर्मा तुम्हारे पास मेरी बहन, तुम्हारे पास मेरे वो जमा है ना 299 रुपये, तो उसमें से 40 रुपये आज मुझे दे दो। मैंने पूछा, कहती बड़े स्नेहवश और डांटते हुए, क्या करोगे 40 रुपये का एकदम से? दारू पी जाओगे और क्या करोगे? कहने लगे ना ना, दारू तो मैं अपने पैसे से पीता हूँ, ये तो पराया धन है, तुम्हें दे दिया तो बात खत्म। आज वो मेरे पड़ोस में ना एक मेरा मित्र था, उसके देहांत हो चुका है, उसकी बेटी की शादी है, उसके निधन के बाद शादी हो रही है। और मेरे मन में आया कि मैं उसे 21 रुपये का शगुन उसको और 20 रुपये उनके जेब खर्च के लिए मैं दे आऊँ, जाके उसकी पत्नी को, विधवा को दे आऊँ। ये मेरे मन में आई तो मुझे 40 रुपये दे दो। अब वो कहते हैं कि 40 रुपये मुझसे लेकर श्रीमान जी गए, वहाँ 40 के 40 इन्होंने वो कन्या को दे दिया शगुन, और उसके बाद आराम से अगले दिन फिर आ गए। अब क्या हुआ? अरे महादेवी सुनती हो, आज थोड़ा सा कष्ट और करो, मुझे 50 रुपये और दे दो। क्या करने हैं? अरे वो हमारी गली का धोबी है ना, तो वो बीमार हो गया है, उसके दवा दारू के लिए उसके पास पैसे नहीं है, अब क्या करें, हम लोग कैसे देखें? तो ये 50 रुपये उसको दे दें। और बड़ी ईमानदारी से 50 रुपये मुझसे लेकर और श्रीमान जी उस धोबी को दे आए। अगले दिन मुझे लगा कि इस आदमी फ़कीर आदमी को कुछ तो करना चाहिए। मैंने उनके लिए नया कुर्ता, नई धोती
और एक कंबल उनको दिया कि ये कंबल पहना करो मेरे भाई, लोग कहेंगे महादेवी का भाई कैसा है, उसके पास कंबल भी नहीं है, उसके पास अच्छी ड्रेस भी नहीं है, तो ये मेरा अपमान होगा। तो मैंने कहती है सुबह उनको महादेवी बताती हैं कि मैंने उनको दिया, और उसके बाद शाम को अगले दिन फिर आए, वही पुराना फटा हुआ कुर्ता पहना हुआ और कंबल फटा हुआ सिर पे डाले हुए, सर्दी के दिन थे। आ गए तो मैंने कहा तुम्हें भाई कल नया कंबल दिया था, वो कहाँ है? अरे रास्ते में वो फकीर था ना, वो ठिठुर रहा था, मैंने उसके ऊपर डाल दिया, वो बड़ा प्रसन्न होगा, बड़ी दुआएं देगा। मैंने उसको बोल दिया था फकीर को कि भाई ये दुआएं देना तो महादेवी को दे देना, मुझे मत देना, और मैंने कंबल उसको उड़ा दिया। मतलब ऐसे सिंपल सादे लोग दोस्तों ये कहाँ से मिलेंगे, और ये लोग अंदर से कितने साफ थे, आप इस बात का अनुमान लगाइए कि ये अंदर बाहर से साफ सुथरे लोग थे जो हमारे परिवेश को बहुत कुछ दे गए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आज भी नाम हिंदी साहित्य में बड़े गर्व के साथ और बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है कि ये सम्मान वाले ये कद्दावर शख्सियतें ये कितने बड़ा दिल रखती थी, कितने बड़े कैनवस के लोग थे जिनको किसी सीमित दायरे में समेट पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। और अंतिम बात मैं आपको बता के आकाश लेता हूँ कि केंद्र में जब साहित्य अकादमी की स्थापना हुई तो पंडित नेहरू जो प्रधानमंत्री थे भारत के प्रथम, वो स्वयं उसके अध्यक्ष बने। साहित्य अकादमी के पहले अध्यक्ष पंडित नेहरू स्वयं थे। और पंडित नेहरू ने, ये ऑन रिकॉर्ड है साहित्य अकादमी के पास, कि पंडित नेहरू ने अपनी टेबल पर बैठते ही एक बात पूछी कि क्या मैं, सेक्रेटरी से पूछा अपने सचिव से कि सचिव महोदय क्या मैं किसी साहित्यकार के लिए 100 रुपये का अनुदान मासिक निश्चित कर सकता हूँ? सचिव ने कहा कि महाराज आप प्रधानाध्यक्ष हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, आपके पास अधिकार हैं। तो कहने लगे मैं ये चाहता हूँ कि एक पहला आदेश मेरा ये टाइप कराया जाए कि मैं निराला जी को 100 रुपये मासिक का एक अनुदान जो है वो भेजना चाहता हूँ हर माह के लिए जब तक वो जीवित रहें। और साथ ही उन्होंने सेक्रेटरी से कहा कि ये आपने ऑर्डर तो मेरा ले लिया, लेकिन ये सुनिश्चित बनाइएगा, ये निजी रूप से आपको बता रहा हूँ कि 100 रुपये निराला जी को नहीं देना, वो स्वीकार नहीं करेंगे। ये राशि 100 रुपये की हर महीने आपके स्टाफ का बंदा जाएगा और महादेवी को दे आएगा, महादेवी उसको देंगी। और मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि इन लोगों के बारे में कितना विशाल कैनवस था उस वक्त के राष्ट्रीय नेतृत्व का भी, कि वो लोग भी इनको नमस्कार करते थे, सलाम करते थे, और वो 100 रुपये महादेवी जी के पास पहुंचते थे और निराला जी को वो सिर्फ खाने पीने की सामग्री 100 रुपये की लेके उनके घर दे आए थे। लेकिन निराला को बताया नहीं गया था कि आपके लिए 100 रुपये अनुदान आता है। अनुदान का नाम सुनते ही वो तिड़क जाते हैं कि मैं इतना बड़ा कवि, जैसे वो कहते थे अक्सर, मैं अनुदान लूँगा। तो ये इनकी जीवन शैली जो थी वो बड़ी विचित्र थी, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और ईमानदारी से कविता जो लिखी जाती है मित्रों, जो सृजनशीलता है उसके लिए बड़ी ईमानदारी की ज़रूरत होती है, अंदर बाहर से साफ सुथरापन रखना पड़ता है, जो कि आज साहित्य की दुनिया में, अदब की दुनिया में दुर्लभ है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। शुक्रिया।